Hi, hello, and welcome, students. Welcome to One Academy. Myself, Prashant Gupta, welcoming you all to Exam Physics YouTube channel. आप सभी का स्वागत है एग्जाम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। एक बार जल्दी से सब लोग बता दीजिए कि आप वीडियो ऑडियो सब प्रॉपर है। आर वी गुड टू गो फॉर द सेशन। और एक बार जल्दी से जो भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, जरा सेशन को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डू फॉलो मी। तो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले बेटा आपके आईआईटी जैम 2019 के ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स के पीवाईक्यूज का। ठीक है, ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है यूट्यूब पर ही। अगर आप में से किसी ने सेशंस नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हो। एग्जाम फिजिक्स यूट्यूब चैनल का नाम है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएगी कंप्लीट। पूरा ऑसिलेशन, पूरा वेव्स एंड पूरा ऑप्टिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट विद पीवाईक्यू विद क्वेश्चन सॉल्विंग कंप्लीट आपके लिए हो रखा है। डू चेक इट आउट। मूविंग अहेड, अगर आप में से कुछ लोग मुझे नहीं जानते हैं तो हेयर इज माय शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और इंट्रोडक्शन, जो भी आप इससे कहना चाहें। Myself Prashant Gupta, I have been teaching students for last 3 years. I have done my masters from IIT Indore, graduation from the Delhi University, and I have qualified IIT JAM, CSN NET and GATE exams as well. This is a recorded session. तो इस सेशन में मैं आपको टाइम दूंगा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको इस क्वेश्चन में टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड देन यू हैव टू आंसर इन द चैट बॉक्स। अगर ये चैट बॉक्स में आप एक लिमिटेड टाइम में ही सॉल्व करना, ट्रीटेड एज यू आर सॉल्विंग द पेपर राइट नाउ। आप घर में बैठे पेपर जैसे सॉल्व करते हो ना, वैसे ही इसको ट्रीट करना है आपको। ओके, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, पढ़ तो हम लोग सब चुके हैं। अगर आपने इस पूरी सीरीज को फॉलो करा है तो पढ़ आप कुछ सब चुके हो। अब आपको इमिटेट करना है कि अगर आप पेपर में बैठे होते उन क्वेश्चंस को आप कैसे अप्रोच करते। और देखो पीवाईक्यूज करने से यही तो होता है, क्वेश्चन तो हमें रटने नहीं है, क्वेश्चन तो जो आने थे आ चुके हैं। नाउ वी हैव टू थिंक कि एक लिमिटेड फ्रेम ऑफ टाइम में अगर मैं एग्जाम प्रेशर में बैठा हुआ हूं तो मैं किस तरह से उन चीजों को याद रख पाऊंगा और किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाऊंगा, उस लेवल के क्वेश्चंस। ये मेन मतलब होता है, तो वो आप इसमें करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए मूविंग अहेड। अगर अभी तक आप में से किसी ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है हमारा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, जाइए वहां से ज्वाइन करिए। वहां सबसे पहले तो आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे इन सारे सेशंस के, जो भी मैं यहाँ लेता हूँ। जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सब कुछ आपको एक पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाता है, तो नोट्स टेकिंग की ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं लेनी है। उसके अलावा आपको नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं, कौन सा एजुकेटर कब कौन सी क्लास लेकर कहाँ आ रहा है, यूट्यूब पे या अन अकेडमी पे, किस तरह की क्लासेस हैं, क्या टाइमिंग है, वो सब डिटेल आपको वहाँ मिल जाती है। तो डू फॉलो द टेलीग्राम चैनल। डिस्क्रिप्शन जो आप वीडियो देख रहे हो ना बेटा, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से जाके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। मूविंग हेड, अगर अभी तक आपने आईआईटी जैम 2022 जो आपका 13 फरवरी को पेपर है, मैं हर सेशन में ये डेट याद से लिखता हूँ सो दैट आपके दिमाग में इनग्रेव हो जाए कि पेपर बहुत पास आ रहा है। 13 फरवरी को पेपर है। अगर अभी तक इसके लिए आपने प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट नहीं करी है तो मैं फिर से आपसे कहूंगा कि बेटा अब और ज़्यादा टाइम बर्बाद करने के लिए है नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि आप एक अच्छी आईआईटी से, एनआईटी से, आइजर से या पॉसिबल आईएससी से एमएससी या फिर आइजर्स और आईएससी से इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी करना चाहते हो, तो यू हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर योर आईआईटी जैम एग्जाम। इसमें अगर आप चाहते हो कि अनअकैडमी आपकी हेल्प करे, देन यू कैन बाय अवर प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसका प्राइस फॉर 6 मंथ इज 10,125। आप इसको बेटा ईएमआई के तौर पर भी दे सकते हो, पर मंथ बेसिस पर। अगर आपके पास इतना सारा अमाउंट एक साथ नहीं है, जो कि ग्रेजुएशन लाइफ में मोस्टली नहीं होता, तो आप इसको एक साथ दे सकते हैं। अगर ये अमाउंट थोड़ा सा आपको ज्यादा लग रहा है तो आप इसमें अगर मेरा रेफरल कोड लगाएंगे ना, PGS10 प्रशांत गुप्ता सर 10, तो आपको इस अमाउंट में 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको इस अमाउंट में। मूविंग अहेड, 2022 में ही होने वाले बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एग्जाम, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का एग्जाम, उसके बाद हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और एक यूनिवर्सिटी होती है, एक सिंगल एग्जाम होता है जो आपकी सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कराती है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एडमिशन टेस्ट, CUCET। तो बेटा ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम भी आपके जो 2022 में होने वाले हैं, अगर इनके लिए भी आप सोच रहे हो कि अगर बाई चांस आईआईटी जैम में नहीं हो पाता है तो मैं इन सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाके भी अपनी अच्छी एमएससी कर सकता हूँ, बेटा ये भी कोई बुरी बात तो है नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि यू बाय फॉर द सब्सक्रिप्शन फॉर 12 मंथ्स।
इससे होगा क्या बेटा, ये सारे जो एग्जाम है ना, ये तो आपके मई जून जुलाई वहां उस पीरियड में होने वाले हैं, तो आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो पूरे 12 मंथ्स का वैलिड रहेगा, अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा दैट यू शुड गो फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। और इसमें बेटा अगर आप PGS10 कोड यूज करोगे ना, तो 10% डिस्काउंट आपको फिर से मिल जाएगा। इसका प्राइस जो है वो 12,375 है। इसको भी आप जो है मंथली बेसिस पर EMI पर ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर पूरा प्राइस नहीं है तो। और 10% डिस्काउंट तो यहाँ से मिल ही जाएगा आपको PGS10 लगाने के बाद, हाँ ना। अच्छा, अगर आप 2023 एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है, IIT JAM 2023 या फिर इन सारे एग्जाम्स के 2023 एस्पायरेंट्स हैं, देन यू कैन गो फॉर कंप्लीट 2 ईयर सब्सक्रिप्शन। ये आपका सबसे डिटेल्ड सब्सक्रिप्शन है, इसमें आप आराम से कोर्सेज पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम आपको प्रिपरेशन के मिलेगा, तो आप अच्छी रैंक स्कोर कर सकते हैं। IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, यहाँ तक जाने के आप सपने बहुत आसानी से देख सकते हैं। 6 महीने में भी लोग जाते हैं, लेकिन आपके लिए रास्ता बहुत ईजी हो जाएगा, बिकॉज यू हैव स्टार्टेड फॉर योर प्रिपरेशन प्रिटी अर्ली, ठीक है। तो यहाँ पे भी बेटा अगर आप 10% डिस्काउंट चाहते हैं तो PGS10 कोड लगा दीजिएगा, यहाँ पे भी 10% डिस्काउंट होके, वैसे तो ये 750 पर मंथ पड़ेगा, इसमें भी 10% मतलब 75 रुपीज और कम हो जाएंगे, ठीक है। 18,000 की जगह ये आपको 1800 रुपये माइनस करके तो 16,200 रुपीज का मिलेगा। चलिए बेटा मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी एप्लीकेशन पर हमारे बैचेस फॉलो नहीं करें तो आप डू कंसिडर डाउनलोडिंग अनअकैडमी ऐप, या फिर आप वेबसाइट के थ्रू भी चेक कर सकते हो। ये जो बैचेस होते हैं बेटा, दे आर ऑल पेड बैचेस। कैसे बैचेस हैं? पेड बैचेस हैं, है ना। तो आपके लिए आपको इसमें इनरोल होने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, लेकिन अगर बाई चांस आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है तो अनअकैडमी पर आपके लिए बहुत कुछ चीजें फ्री में भी अवेलेबल है, जैसे हमारी स्पेशल क्लास। बट आपको पता ही होगा कि जितनी भी स्पेशल क्लासेस होती हैं वो सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर बहुत सारे आपको MCQ, MSQ, क्रैक जम, ये बहुत सारे टेस्ट भी आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। कभी भी किसी भी स्पेशल क्लास या किसी भी फ्री टेस्ट में इनरोल होने के लिए या उसको देने के लिए आपसे कोई कोड पूछा जाए, एक्सेस कोड, तो आपको PGS10 ये कोड बेटा डाल देना है और आपका काम जो है बन जाएगा, वो टेस्ट या वो क्लास ओपन हो जाएगा। चलिए, जैसे ही आपके बहुत सारे बैचेस हैं, ऐसा ही एक बैच हमारा अभी करंटली रनिंग है जो 12 सितंबर से रनिंग था। दिस इज फॉर रैंकर्स बैच नाम है इसका। दिस इज 120 डेज क्रैश कोर्स फॉर IIT JAM 2022 एस्पायरेंट्स। जो बेटा इस साल जो अपना 13 फरवरी को पेपर हो रहा है ना, उन लोगों के लिए बैच है, स्पेशली क्यूरेटेड बैच है उन बच्चों के लिए जो एक अच्छी रैंक लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि इस बैच में हम लोग पहले तो सातों कोर्सेज आपकी कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है। 31 दिसंबर तक आपके सारे कोर्सेज कंप्लीट हो रहे हैं। 1 जैन से आपका 31 जैन तक आपके बेटा सारे के सारे PYQs हो रहे हैं सातों सब्जेक्ट के, और प्रैक्टिस सेशंस हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 1 से 7 फरवरी तक आपके बेटा मॉक टेस्ट हो रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इस बैच में हैं। अगर आप चाहते हैं इस बैच को इनरोल करना तो डायरेक्ट इनरोल कर सकते हैं अगर आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है तो, और नहीं है तो PGS10 कोड लगाइए, प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, एंड यू कैन डायरेक्टली इनरोल फॉर दीज कोर्सेज। बेटा बहुत एक नंबर का ये बैच होने वाला है। यहाँ से आप देखना, फरवरी में एग्जाम होने के बाद मैं आपके सामने बहुत सारे टॉपर्स लेके आऊंगा जो इस बैच से निकलने वाले हैं, बिकॉज ये बहुत ही शानदार बैच है। यहाँ बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे इतना ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, आपको सातों कोर्सेज कंप्लीट कराए जा रहे हैं 31 दिसंबर तक। 1 से 31 जनवरी तक क्या हो रहा है, पूरा PYQs और प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, और 1 से 7 फरवरी तक मॉक टेस्ट चल रहे हैं। तो कोई भी किसी भी तरह की आपको जगह नहीं छोड़ी जाएगी जहां से आपकी प्रिपरेशन थोड़ी ढीली पड़े, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर योर IIT JAM एस्पायरेंट्स के लिए, जो है ये जो 2022 एस्पायरेंट्स है, ठीक है। तो अगर आप भी 2022 एस्पायरेंट्स हैं तो डू कंसिडर ज्वाइनिंग दिस बैच। अच्छा बेटा, प्लस सब्सक्रिप्शन वैसा इन जनरल आपको मिलता क्या है? देखो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको सबसे पहले तो बेटा लाइव क्लासेस मिलती है, सारी की सारी क्लासेस जो है वो लाइव होती हैं, कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं मिलता आपको। उसके बाद आपको वीकली टेस्ट मिलते हैं, जो भी आपने एक हफ्ते में पढ़ा है उससे रिलेटेड टेस्ट जो होगा वो आपका होगा, सो दैट आप
वीकली असेस कर सको कि जो पढ़ाया जा रहा है आईआईटी जैम लेवल के क्वेश्चन विद इन अ लिमिटेड फ्रेम ऑफ टाइम, क्या मैं अटेंड कर पाऊंगा, मेरी क्या गलतियां हो रही है, किस एरियाज में मुझे काम करना है, तुक्के ज़्यादा मार रहा हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही हैं, एग्जॉस्ट हो रहा हूँ, क्या दिक्कत है, सो दैट यू कैन रेक्टिफाई दैट ऑन वीकली बेसिस, सो दैट जब आप पेपर में जाओ तो आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर हो। एंड यू हैव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, मतलब क्या, 3-4 एजुकेटर मिलकर आपको कोर्स कराते हैं। जैसे इस बैच की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम 4 एजुकेटर मिलकर आपका कोर्स करा रहे हैं। ऐसे ही सारे बैचेस जो होते हैं उसमें 3 से 4 से 5 एजुकेटर मिलकर आपका कोर्स कंप्लीट कराते हैं। तो आपका कोर्स कंप्लीट होता है बेटा विद इन अ लिमिटेड फ्रेम ऑफ टाइम। हर बैच का एक डिटेल्ड टाइम होता है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है, सारा का सारा कोर्स उसी लिमिटेड फ्रेम ऑफ टाइम में आपका कंप्लीट कराया जाता है। ठीक है, तो कभी ये दिक्कत नहीं आएगी अरे सर हमारा ये सब्जेक्ट रह गया, या हमारा वो कंप्लीट नहीं हुआ, या वो आपने जल्दी जल्दी करा दिया, समझ लिया, ये सब बातें अनअकैडमी पे आपको नहीं मिलेंगी। एंड यू हैव अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे लेट सपोज आपने PGS10 रेफरल कोड लेके आपने प्लस सब्सक्रिप्शन लिया, आई एज्यूम दैट, ठीक है, और ले लेना अगर नहीं लिया है तो आप जब ये रेफरल कोड लगा के आप लेते हो तो उसमें होता क्या बेटा, आप ऐसा जरूरी नहीं है ना सिर्फ मेरे ही प्लस कोर्स देख सकते हो, आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के आईआईटी जैम कैटेगरी के जितने भी एजुकेटर्स हैं उन सबके प्लस कोर्सेज देख सकते हो। अप्रोक्सीमेटली 9 से 10 एजुकेटर्स हैं आईआईटी जैम कैटेगरी फिजिक्स में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बैचेस की बात करूं, आपका मन हो तो आप रैंकर्स बैच इनरोल कर सकते हो। अगर इसके अलावा आपको कोई और बैच पसंद आता है तो ऐसा नहीं है जिस बैच में मैं पढ़ा रहा हूं आप सिर्फ वही बैच इनरोल कर पाओगे, आप आईआईटी जैम कैटेगरी का फिजिक्स का कोई भी बैच इनरोल कर सकते हो। ओके, सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय अनलिमिटेड एक्सेस। अच्छा बेटा, अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं करा है तो सबसे पहले तो सब लोग मुझे जाके अनअकैडमी पे फॉलो करो। वहां से मिलेगा कि आपको सबसे पहले तो वहां से आपको नोटिफिकेशंस मिल जाती है बेटा। जब भी मैं अनअकैडमी पर लाइव आता हूँ ना, देखो यहाँ तो यूट्यूब पे लाइव आता हूँ वो तो आपको दिख ही जाता है, अनअकैडमी पे जब मैं लाइव आता हूँ तो वो आपको कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आपको मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना पड़ेगा। एक बार जब आप मुझे फॉलो कर लोगे ना तो अनअकैडमी से आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों जगह जो है नोटिफिकेशंस आएंगी कि प्रशांत सर की क्लास है, जाके क्लास अटेंड कर लो। ठीक है बेटा, डिस्क्रिप्शन में ना मेरी प्रोफाइल का लिंक है, जो आप ये वीडियो देख रहे हो ना, वीडियो जरा जरा नीचे आप जाओगे ना तो वहां पर डिस्क्रिप्शन में प्रशांत गुप्ता अनअकैडमी प्रोफाइल करके ना बेटा एक लिंक होगा, कुछ इस तरह का दिखता है वो लिंक, तो वहां जाकर आप डायरेक्ट जो है मेरी प्रोफाइल पर जाके आप फॉलो कर सकते हो। ओके, फॉलो याद से कर लेना और इस प्रोफाइल को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि वहां पर हमारे बहुत सारे स्पेशल क्लासेस हैं जो फ्री में है, हमारी बहुत बढ़िया बढ़िया प्लस क्लासेस हैं, और वहां पर मैं आपके लिए कुछ मोटिवेशनल स्ट्रेटजी बेस्ड सेशन भी करता रहता हूँ। ठीक है, चलिए, बग्स बाउंडी करके हमारा एक इनिशिएटिव है जो बोलता है कि अगर आपको कोई भी कंटेंट इस वीडियो में इनअप्रोप्रिएट दिखे तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हो। रिपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उसे फिल करना होगा, और अगर आप सबसे पहले उसको रिपोर्ट करते हो तो यू कैन क्लेम योर प्राइज एज वेल। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। एक बार जल्दी से सब लोग कमेंट कर दीजिए, शुड वी स्टार्ट दिस सेशन, एक बार जल्दी से सब लोग यस 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 कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक नहीं करा है सब कर दीजिए। एंड वी आर स्टार्टिंग अवर सेशन। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर आईआईटी जैम 2019 ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स PYQs। बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा। देखो, आईआईटी जैम में हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 मिनट का टाइम मिलता है, 180 मिनट्स, यानी 3 घंटे में 60 क्वेश्चन है, तो मैं बोलता हूँ कि 3 मिनट्स पर क्वेश्चन का आपको टाइम मिलता है। अब उसमें बहुत से क्वेश्चन बहुत इजी से होते हैं, बहुत से क्वेश्चन बहुत टफ से होते हैं। ठीक है, तो मैं एवरेज 3 मिनट ही आपको टाइम दूंगा हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आप अटेम्प्ट चालू करिए कमेंट सेक्शन में। ऑल दो ये वीडियो रिकॉर्डेड है, लेकिन आप सबको अभी से टाइम स्टार्ट होता है, आई एम स्टार्टिंग माई स्टॉप वॉच, और आप सब लोगों को 3 मिनट के अंदर आंसर करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, आई एम प्रोवाइडिंग यू 3 मिनट्स का टाइम, और आप सभी लोगों को इसको 3 मिनट के अंदर बेटा सॉल्व करना है। समझ आ गई बात? चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो बेटा, टाइम स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही 3 मिनट होंगे आप लोगों को जो है इस सेशन को, इस क्वेश्चन का मैं आंसर बताऊंगा डिटेल में, और फिर आप क्रॉस चेक करिएगा कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन में आपके लिए एक बार रिसाइट कर देता हूं। ए थिन लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, ठीक है सर, इज कैप्ड
inside of a liquid of refractive index 4/3. Okay sir, if the focal length of the lens in air is 10 centimeter, okay, the focal length inside the liquid will be what? तो आप क्या कर रहे हो कि एक 10 सेंटीमीटर का आपका जो फोकल लेंथ था, उस लेंस को आपने क्या करा, उस लेंस को आपने लिक्विड में डाल दिया और आपसे पूछा गया है कि बताइए कि जब लिक्विड में डाल देंगे तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, जब इनिशियली 10 सेंटीमीटर थी। मैं इसका एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, आप अपने क्वेश्चंस को जो है वो कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो ये आपका क्या है, दिस इज योर लेंस। बेटा इसको मुझे थोड़ा उससे बनाना चाहिए, कलर से। दिस इज योर लेंस। और बेटा जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3/2 या 1.5 भी लिखेंगे तो चलेगा ना, 1.5। हमें पता है कि 1.5 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा वो कांच का होता है, ग्लास। ऑल्दो यहाँ लिखा नहीं हुआ है पर वी नो कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी फोकल लेंथ इन एयर जो थी बेटा वो थी आपकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है सर। अब बोला कि इसको जब लिक्विड में डाल दिया तो फोकल लेंथ कितनी होगी, जब बाहर से जो लिक्विड जिसमें डाला गया है ना, लेट सपोज इसको आपने एक लिक्विड में डाल दिया है, और इस लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये जो लेट सपोज ये आपका कुछ एक लिक्विड होगा, और ये लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3, है ना, यही क्वेश्चन है ना। चलिए आपके पास 30 सेकंड और बचे हैं, सब लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए ABCD में से क्या आंसर है, कमेंट सेक्शन में सबके आंसर आ जाएंगे राइट नाउ, कमेंट इट डाउन बेटा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए सब लोग, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं कि क्या 10 सेंटीमीटर से बना रहेगा या इंक्रीज होगा, है ना, यही तो मेन कहानी है कि क्या 10 सेंटीमीटर से बना रहेगा या इंक्रीज होगा। अभी हम लोग चेक करते हैं। सर लेंस मेकर फॉर्मूला नाम की एक चीज पड़ी थी ना बेटा, टाइम तो आपका देखो खत्म हो चुका है, 3 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने जवाब दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो यार जवाब देना चालू करो। जो ये सेशन बाद में भी देख रहे हैं ना, वो लोग भी जवाब देना चालू करें, ठीक है। अच्छा, तो सर लेंस मेकर फॉर्मूला नाम की हमारे पास एक चीज होती थी, है ना, लेंस मेकर फॉर्मूला, जो किसी भी लेंस की फोकल लेंथ हमें बताता था। फोकल लेंथ कैसे लिखी जाती है, फोकल लेंथ 1/f वाज इक्वल्स टू μ2/μ1 -1 डिवाइडेड बाय 1/r1 - 1/r2। यही होता था ना लेंस मेकर फॉर्मूला। μ2 बेटा क्या था, μ2 था आपके लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1 था सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, r1 आपकी लेफ्ट सरफेस का रेडियस, r2 आपकी राइट सरफेस का। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसको r1 बोलते थे, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको r2 बोलते थे, इसको आप बोलते थे μ2 और सराउंडिंग को बोलते थे μ1, ऐसे ही करते थे। अब मैं बोल रहा हूं आपसे कि इनिशियली जब वो एयर में था तो फोकल लेंथ 10 थी, तो फॉर एयर की अगर मैं बात करूं तो μ1 की वैल्यू तो सर 1 हो गई, एयर का फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो यहाँ फोकल लेंथ कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा एक कौन सा लेंस है, जरा देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यहाँ बताया ही नहीं गया कि फोकल ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स भी हो सकता था, कॉनकेव भी हो सकता था। हम लोग बाई कॉन्वेक्स लेके चल रहे हैं, कॉनकेव के लिए भी आपके पास सेम ही प्रोसीजर रहने वाला है। अगर आप कॉन्वेक्स की बात करते हो तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और कॉनकेव की बात करते हो तो फोकल लेंथ नेगेटिव होती है ना। ये सब बातें अपने को याद है ना। हाँ, देखो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आप देखोगे तो फाइनल रिजल्ट जो होगा वो सेम ही आने वाला है। μ2 मतलब क्या सर, 1.5/1 -1 इज इक्वल्स टू 1/r1 -1/r2। अच्छा एक बात सोचो, मीडियम चेंज करने से इसमें से क्या क्या चेंज होगा, क्या लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दो सरफेस का है क्या वो चेंज हो सकता है क्या, नहीं सर वो तो चेंज नहीं हो सकता, r1 r2 चेंज नहीं होंगे। अगर वो चेंज नहीं होंगे इसका सीधा सा मतलब क्या है कि अगर मैं 1/r1 -1/r2 की वैल्यू फाइंड आउट करके मीडियम चेंज करके इस वैल्यू को वहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या मेरे पास आंसर आ जाएगा नई फोकल लेंथ का। हाँ, तो यही बेटा हम यहाँ करने वाले हैं। तो 1/10 इज इक्वल टू वॉट, 1.5 यानी
1.5 माइनस 1 करेंगे तो 0.5 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये वैल्यू बेटा कितनी होने वाली है, तो बेसिकली हमें मिलेगा सर 1/R1 माइनस 1/R2 की ये जो वैल्यू है इट इज गोइंग टू बी, इस 0.5 को हम यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 5। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने लेंस को मैं डिप कर रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने में, 4/3 में। ओके, तो यहां से अगर मैं दोबारा लेंस मेकर फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो क्या मिलेगा, 1/f प्राइम। अब ये फोकल लेंथ क्या है मुझे नहीं पता, तो मैंने उसको f प्राइम बोल दिया। μ2 यानी 1.5, या इसको एक काम करता हूँ 3/2 ही लिख लेता हूँ, शायद कुछ कटपटा जाएगा, तो इसको लिख देते हैं 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3 या 3/4, डिवाइडेड बाय 4/3। बहुत बढ़िया, तो 4/3 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। यस और नो, इसी तरह से लिखा जाएगा। हाँ सर, अच्छा, तो 1/f प्राइम कितना दिख रहा है आपको, ये आ जाएगा 3/2 और बेसिकली 3/4 माइनस 1, तो 9/8 माइनस 1 डायरेक्ट लिख दूं तो भी चलेगा क्या, क्यों भाई, 9/8 माइनस 1 लिख देता हूं, 9/8 माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू कितनी थी, क्या ये वैल्यू 1/5 थी आपके पास। हाँ सर, 8 कॉमन लेंगे यहां से तो कितना बचेगा, 9 माइनस 8 मल्टीप्लाई 1/5 बच रहा है क्या, क्यों भाई, तो ये 1/8 ही बचेगा आपके पास। तो f प्राइम की वैल्यू क्या, 8 मल्टीप्लाई 5, बेसिकली मीनिंग f प्राइम इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ओके, कितना, 40 सेंटीमीटर इज योर आंसर। आई होप आप लोगों ने सही जवाब दिया होगा, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ दोस्त जिन्होंने सही जवाब दिया। ठीक है, चलो बेटा मूविंग अहेड, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको 3 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, और टाइम स्टार्ट कर रहा हूं मैं अभी। चलो स्टार्ट करो इस क्वेश्चन को सब लोग। हाँ जी, तो सब लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करिए। क्या हो रहा है बेटा यहाँ देखो सर, इफ आई टॉक अबाउट, यहाँ पर अगर मैं आपके लिए क्वेश्चन रिसाइड कर रहा हूँ तो बेसिकली सर क्या हो रहा है यहाँ पे, ए लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इन फ्री स्पेस, यानी वैक्यूम की बात कर रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो एयर की बात कर रहे हैं, propagates through a dispersive medium with refractive index and is written something like this। जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज डिपेंडेंट ऑन वेवलेंथ, द ग्रुप वेलोसिटी of a wave traveling inside this medium is 10 raised to power 8 मीटर इज। तो आपसे पूछा गया है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वेव, जो आपको ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू दे दी गई है, आपसे पूछी गई है द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ वेव ट्रेवलिंग इनसाइड दिस मीडियम इन यूनिट ऑफ 10 रेज़ टू पावर 8, यानी 10 रेज़ टू पावर 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये यूनिट कितनी आएगी, 1.5 आएगी, 2 आएगी, 3 या 4, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, अच्छा ग्रुप वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक छोटा सा रिलेशन हमने डिस्कस करा था क्लास में, आपको याद है क्या, जब हम लोग वेव्स पढ़ रहे थे तब, है ना। तो एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए सारे लोग, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। अगर आपको वो रिलेशन याद है तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सब लोग ट्राई करिए, बताइए ए बी सी डी में से क्या चीज है जो आंसर आने वाला है। ओके, सब लोग ट्राई करिए और आंसर बताइए, ए बी सी डी में से क्या वैल्यूज है जो आंसर आने वाली है। ठीक है, चलिए आप देख रहे हो कि ऑप्टिक्स में से आप आगे जाके देखना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ऑप्टिक्स से आते हैं। मैंने आपको एक कई बार डिटेल में बताया भी है कि ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपके आईआईटी जेईई एग्जाम में ऑन एवरेज 17, 18, 20 नंबर तक भी किसी किसी एग्जाम में पूछा जाता है। एक आईआईटी जेईई का एग्जाम जिसकी कट ऑफ ही अप्रोक्सीमेट इन मार्क्स के अप्रोक्स होती है, वहां एक सिंगल सब्जेक्ट आपको इतने नंबर दे रहा है। दो ही सब्जेक्ट है जो आपको बम्पर क्वेश्चंस, बम्पर नंबर देते हैं, एक है आपका ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स और दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ये दो पेपर आपको बम्पर क्वेश्चन नंबर देते हैं आपके आईआईटी जेईई एग्जाम में। तो बेटा ये बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है, क्योंकि जो ज्यादा पूछा जा रहा है उसको ज्यादा अच्छे से करके जाना ही हमको पड़ेगा। ठीक है, क्या किस जिन भी लोगों का जवाब आता जा रहा है एक बार कमेंट सेक्शन में लिखते रहो बस। ठीक है, सब लोगों को लिखते रहना, ठीक है, कमेंट प्रॉपर करते रहना,
सर अगर मुझे थोड़ा सा भी हल्का फुल्का याद आ रहा है तो मेरे पास दो तरह की वेलोसिटीज होती थी। टाइम्स अप, आपके 3 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। तो अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो सर हमारे पास दो तरह की वेलोसिटी, एक तो होती थी ग्रुप वेलोसिटी और एक होती थी आपकी पार्टिकल वेलोसिटी है जिसको हम, है ना। तो ग्रुप वेलोसिटी वाज रिटन एज डी ओमेगा बाय डी के एंड पार्टिकल वेलोसिटी वाज रिटन एज ओमेगा बाय के। आपसे यहाँ ग्रुप वेलोसिटी पूछी गई है, ठीक है। मैं डिटेल में बता रहा हूँ सो दैट अगर कुछ और भी पूछा जाता तो आप बता सकते थे। लेकिन सर एक दिक्कत आ रही है, ये डी ओमेगा बाय डी के की वैल्यू की बात कर रहे हो आप, है ना। दिस इज माई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिस्पर्सिव मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लैम्डा पर डिपेंडेंट है। यहाँ लैम्डा से कोई लेना देना है ही नहीं, तो सर क्या करूं, थोड़ा सा आपको इसी चीज को चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ ऊपर नीचे लैम्डा का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो क्या बिल्कुल सही हो जाएगा? क्या ऐसा कर सकते हैं? सोचो जरा, क्यों भाई? डी ओमेगा बाई डी लैम्डा और डी लैम्डा बाई डी के अगर ऐसा लिखा जाए तो मैथमेटिकली भी ये करेक्ट है और फिजिकली भी ऐसा कर सकते हो, कोई गुनाह तो हम नहीं कर रहे हैं। इज इट परफेक्टली फाइन टू डू इट? जल्दी से बताओ। अच्छा बेटा, के क्या होता है? सर के हमारा वेव वेक्टर होता है जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा, हाँ के ना। के की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा सुनी हमने आज तक। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं, मैं अगर डी के की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूं विद रेस्पेक्ट टू लैम्डा, तो क्या मिलेगा? सर 2 पाई तो कांस्टेंट है, 1/लैम्डा का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो ये लैम्डा पावर -1 का डेरिवेटिव करोगे, बेसिक बात ये है, तो ये आ जाएगा -1 लैम्डा पावर -2 जो नीचे आ जाएगी स्क्वायर में। यस और नो? तो इस -1 को मैं बाहर की तरफ लिख देता हूँ विद अ नेगेटिव साइन। तो क्या इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा स्क्वायर? यस और नो एवरीवन? जल्दी से बताओ। तो यहां से अगर डी लैम्डा बाई डी के की वैल्यू मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो वैल्यू आएगी सर माइनस का लैम्डा स्क्वायर बाय 2 पाई। इतनी वैल्यू समझ आई है क्या सबको? हाँ। तो डी लैम्डा बाई डी के की वैल्यू मिली। अब मुझे डी ओमेगा बाई डी के चाहिए, है ना। क्या चाहिए? डी ओमेगा बाई डी के। लेकिन सर ओमेगा तो मेरे पास अभी भी नहीं है, अब क्या करें? क्या आपको पता है कि जो वेलोसिटी हो, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इट इज द रेशियो बिटवीन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड इन मीडियम। क्यों भाई? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड इन मीडियम से ही के रेशियो को ही बताते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, बचपन में पढ़ा था, हाँ कि ना? क्यों भाई? अच्छा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम को कैसे लिख सकते हैं? क्या हमें एक छोटा सा जनरल रिलेशन पता है कि वेलोसिटी, वेवलेंथ, वेलोसिटी में एक छोटा सा रिलेशन पता है क्या हमको? जल्दी से बताओ एवरीवन। वेलोसिटी में और वेवलेंथ में क्या मुझे बहुत अच्छे से पता है कि सर वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप वेवलेंथ जैसा डिस्टेंस ट्रेवल करते हो टाइम पीरियड टी में, तो ये रिलेशन होता है वेलोसिटी, वेवलेंथ और टाइम पीरियड में, आगे ना। क्या 1/टाइम पीरियड को मैं बोल सकता हूं फ्रीक्वेंसी? यस सर, बोला जा सकता है, हाँ के ना, बोला जा सकता है ना 1/टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी। और क्या इसमें दोनों जगह अगर मैं 2 पाई का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 पाई वी क्या हो जाएगा? लैम्डा 2 पाई एफ। और क्या 2 पाई एफ इज माई ओमेगा? यस और नो? जरा सोचो इस बात को। क्या 2 पाई एफ इज माई एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा? यस और नो? तो जब आप बात करते हो वी जी, दैट इज डी ओमेगा बाय डी के, तो ओमेगा वैल्यू यहां से मिल रही है क्या? सोचो, सोचो एक बार, दिमाग में थोड़ा दिमाग चलाओ, क्या सब कुछ सही कर रहे हैं हम? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो सर यहां से अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो अगर वी एम की वैल्यू मैं यहां से पुट करूं तो वी एम इज इक्वल टू वॉट? लैम्डा ओमेगा बाई 2 पाई। ऐसा लिख सकते हैं? क्यों भाई? लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं रिफ्रैक्टिव, अब इस वैल्यू को मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी डिवाइडेड बाय वी एम की जगह क्या लिखेंगे? लैम्डा ओमेगा बाई 2 पाई। लैम्डा ओमेगा और डिवाइड बाय 2 पाई है तो ये ऊपर चला जाएगा, हाँ के ना? सही है ना? क्यों भाई? तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है? सर ओमेगा की वैल्यू आ रही है 2 पाई सी बाय एन लैम्डा। यस और नो? 2 पाई सी बाय एन लैम्डा इज योर ओमेगा वैल्यू, हाँ के ना? बस।
तो सर ओमेगा वैल्यू मुझे मिल चुकी है और डी लैम्डा बाय डी के मुझे मिल चुका है। चाहो तो इसको इक्वेशंस दे दो, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, और ये हमारी है मेन इक्वेशन जहां से हमें ग्रुप वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। यस और नो? पक्की सी बात है। चलो इस इक्वेशन, इस मेन इक्वेशन में दोनों को डालते हैं। तो ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? सबसे पहले तो डालेंगे वैल्यू डी लैम्डा बाई डी के की, तो ये हो जाएगा माइनस का लैम्डा स्क्वायर बाय 2 पाई, और फिर है डी ओमेगा बाई डी लैम्डा, है ना। तो वैल्यू क्या आएगी? माइनस का लैम्डा स्क्वायर बाय 2 पाई डी ओवर डी लैम्डा, और ओमेगा की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट करी? 2 पाई सी बाय एन लैम्डा, है ना। 2 पाई सी बाय एन लैम्डा। यस और नो? सही है ना सर? 2 पाई सी तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो माइनस का लैम्डा स्क्वायर बाय 2 पाई मल्टीप्लाई 2 पाई सी इज अ कांस्टेंट, तो इट विल कम आउट ऑफ दी। अगर किसी के दिमाग में ये आया है कि जो एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये भी कांस्टेंट है, तो बेटा याद रखो क्वेश्चन स्टार्ट ही हुआ था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फंक्शन ऑफ लैम्डा, तो ये तो लैम्डा पे डिपेंडेंट है ना, तो ये तो आपका बाहर नहीं आने वाला। तो आपके पास वैल्यू बचेगी डी बाई डी लैम्डा ऑफ 1/n लैम्डा। 2 पाई से 2 पाई का क्या कत्ल होता दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल सर। तो जो वैल्यू है वो अपनी क्या चलती आ रही है यहाँ पे? माइनस लैम्डा स्क्वायर सी। अब आपको इसका डिफ्रेंसिएशन करना है सर, 1/n लैम्डा का डिफ्रेंसिएशन करना है व्हेन here n इज आल्सो अ वेरिएबल ऑफ लैम्डा एंड लैम्डा इज आल्सो वेरिएबल ऑफ लैम्डा। तो कैसे करेंगे जरा बताओ? क्या 1/a/2 के वेरिएशन की तरह कर लें क्या? क्या इसको d ओवर डी एक्स ऑफ a/b इस तरह से कर लें क्या? कैसे करते थे सर? n लैम्डा का होल स्क्वायर होता था, ऊपर आता था फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी n लैम्डा एज इट इज, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा विद अ माइनस साइन, 1 एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ n लैम्डा आएगा यहां पर। ठीक है ना? क्यों भाई? अब लैम्डा और लैम्डा और n दोनों ही आपके लैम्डा पे डिफरेंशिएशन करा रहे हैं, तो अब इसको हम अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। ये वैल्यू तो बेटा 0 काउंट करेगी, हाँ, तो आ जाएगा माइनस का लैम्डा स्क्वायर बाय सी डिवाइडेड बाय n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन, यू आर बेसिकली डिफरेंशिएटिंग n लैम्डा। ठीक है, तो इसको अब करेंगे 1/2 वाले मेथड से, हाँ कि ना? या डिफरेंशिएशन थोड़ा सा याद है क्या अपने को? बस डिफरेंशिएशन ही कहानी थी इसमें, और ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन की ही कहानी थी। तो ये नेगेटिव साइन बाहर, नेगेटिव साइन से इसको पॉजिटिव कर देगा क्या? हाँ, तो आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ n लैम्डा बचा हुआ है। ये थोड़ा ज्यादा वैसा हो गया, लेट मी रिड्यूस दिस थिंग। हाँ, तो ये इसको पॉजिटिव कर देगा, तो सर डिफरेंशिएशन ऑफ n लैम्डा है वही बचा हुआ है हमारा। बस अगर ये कर दूं मैं तो मेरे पास शायद आंसर आ रहा है। देखा, लैम्डा स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है क्या? हाँ सर। तो c बाय एन स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन हम चालू करते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड, उस हिसाब से। सही है ना? चलो बेटा, तो फर्स्ट एज इट इज, एन एज इट इज, हम करेंगे डी लैम्डा विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? लैम्डा के साथ ही हो रहा है ना, डी बाय डिफरेंशिएशन जो हो रहा है लैम्डा के साथ हो रहा है ना। तो क्या आ जाएगा? ये बेसिकली आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, लैम्डा के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई 1 प्लस लैम्डा एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एन। अब एन क्या था सर? एन था आपके पास 1.5 प्लस 0.6 लैम्डा, तो 1.5 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 मिलेगा, 0.6 लैम्डा का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0.6 मिलेगा सिर्फ और सिर्फ, तो मल्टीप्लाई में सिर्फ 0.6 आना चाहिए, हाँ के ना? कुछ गलत तो नहीं कह दिया मैंने? सही है ना? यहाँ तक सबको जल्दी से बताओ सब लोग क्रॉस चेक करके। अब n की सर वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, c बाय एन स्क्वायर तो यहाँ पर था, अंदर n की वैल्यू अगर रखेंगे तो आएगा 1.5 प्लस 0.6 लैम्डा, और एक 0.6 लैम्डा आपको यहाँ से भी मिल रहा है, हाँ के ना? तो ये आपका आ जाएगा 1.5 प्लस 1.2 लैम्डा, बाहर आपका c का मल्टीप्लाई और नीचे है आपका n स्क्वायर। एन स्क्वायर का सीधा सा मतलब क्या है? 1.5 प्लस 0.6 लैम्डा का होल स्क्वायर। यस और नो? इस होल स्क्वायर को बेटा खोलोगे तो क्या आएगा आंसर? जरा देखो,
अच्छा, वेवलेंथ की वैल्यू गिवन थी ना क्या आपको? क्यों भाई, वेवलेंथ की वैल्यू नहीं गिवन है आपसे, इनसाइड ही पूछा गया है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट्स सी कि क्या कर सकते हैं। अब जरा थोड़ा सा मुझे यूज करना पड़ेगा कैलकुलेटर, ठीक है। जो वेवलेंथ है वो हम मान के चलते हैं क्या है, लाइट ऑफ वेवलेंथ है ना, लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस मच ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम। चलो ठीक है, तो मान के चलना पड़ेगा सर, वेवलेंथ की कोई ना कोई वैल्यू तो लेके चलनी पड़ेगी आपको, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट इसमें जो वैल्यूज आ रही है कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर मैं मान के चलूं वेवलेंथ बहुत ज्यादा है ना, वेवलेंथ कैसी है सर, बहुत ज्यादा वेवलेंथ है। और बहुत ज्यादा वेवलेंथ आपने, क्योंकि वेवलेंथ किस में होगी सर, बहुत, सॉरी वेवलेंथ बहुत छोटी है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁷ 10⁻8 ऐसी होती है ना आपकी वेवलेंथ, इस रेंज में होती है। तो क्या इन दोनों वैल्यूज को मैं क्या कर सकता हूँ, निग्लेक्ट कर सकता हूँ? जरा सोचो, क्योंकि वेवलेंथ की वैल्यू बहुत छोटी है, तो 1.5 में अगर आप इन चीजों को जोड़ोगे तो कुछ ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को क्या कर रहे हैं हम, निग्लेक्ट, निग्लेक्टेड ऑन द बेसिस कि वेवलेंथ बहुत ज्यादा ही स्मॉल है, 10⁻⁷ इस रेंज में होती है आपकी वेवलेंथ, जो लाइट की होती है, विजिबल लाइट की, हाँ के ना। अच्छा, अगर ऐसा कर दिया तो क्या बचा, सी 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 का होल स्क्वायर, तो ये तो बड़े इससे कट चुका है। तो बेसिकली बचेगा क्या अपने पास, c डिवाइडेड बाय 1.5, ऐसे कुछ बचेगा। तो बेटा 1.5, 1 डिवाइडेड बाय 1.5 अगर मैं देखूं तो क्या अपने पास 1 डिवाइडेड बाय 1.5, तो वैल्यू क्या 0.666 आती है सर, कितनी, 0.666, या फिर इसको बोल सकते हो 3/2 ना, 3/2 ऑफ c, हाँ कि ना, पक्की सी बात है। अच्छा, c इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड ना, तो c की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो कितनी होती है सर, c की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 से 3 का कत्ल होता दिख रहा है मुझे, तो जो एक्चुअल वैल्यू अप्रोप्रिएट आएगी आपकी ग्रुप वेलोसिटी की, दैट इज गोइंग टू बी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या सबको ये बात समझ आ गई? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सबको ये बात समझ में आई, ये क्वेश्चन सबके दिमाग में क्लियर हुआ है क्या? बेटा अगर आपको कोई डाउट है ना, तो क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है, तो आप सब ये पूरा वीडियो खत्म होने के बाद, लाइव में नहीं, क्योंकि लाइव में क्या होगा, वो कमेंट्स पीछे चले जाएंगे, दिखेंगे नहीं। जब पूरा वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद आप नीचे कमेंट सेक्शन में, आफ्टर द वीडियो एंड्स, आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख दीजिएगा, मैं पढ़ के आपको जरूर जवाब दूंगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, दिस इज ऑल योर ग्रुप वेलोसिटीज। तो सर इसमें बहुत हमको मेहनत करनी पड़ी कुछ चीजों तक पहुंचने के लिए। क्यों करनी पड़ी मेहनत? क्योंकि सर इसमें हमको जो वैल्यू थी ना, डी ओमेगा बाय डी के की वैल्यू थी, तो सबसे पहले डी लैम्डा बाय डी के निकालना पड़ा, फिर हमें मीडियम के सी बाय वी एम से हमें पहुंचना पड़ा डी ओमेगा बाय डी लैम्डा तक, और फिर हमें उसको डिफ्रेंशिएट करके फिर आंसर मिला। लेकिन आंसर आ तो गया, ऐसा नहीं है कि आया नहीं सर, पॉसिबल तो है सॉल्व करना, ठीक है। चलो बेटा इसी बात पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप, कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, जरा सॉल्व करिए। इसके लिए भी मैं आपको फिर से 3 मिनट का टाइम देता हूं अप्रोक्सीमेट, ठीक है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए सॉल्व करिए सब लोग, ओके। चलो सॉरी, हाँ सॉल्व करो बेटा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटेंसिटी मिनिमा दैट कैन ऑब्जर्व फ्रॉम अ फर्स्ट observed in the Fraunhofer diffraction pattern by a single slit जिसका विड्थ कितना है 10 माइक्रोमीटर, illuminated by a laser of wavelength 0.630 माइक्रोमीटर। तो अपने पास क्या है, अपने पास सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न की बात करी गई है, और आपसे बोला जा रहा है जब यहाँ से वेवलेंथ जो आ रही है, दिस वेवलेंथ इज ऑफ 0.630 माइक्रोमीटर, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जो मिनिमाज मिलेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटेंसिटी मिनिमाज, है ना, तो ये आपको मैक्सिमम मिलता है कुछ ऐसे, फिर आपको मिनिमम मिलता है, फिर आपको मिनिमम मिलता है, फिर आपको मिनिमा, ये वैल्यूज इसी तरह से परी ओवर होती थी, हाँ के ना। तो ये आपका मिनिमा, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा होता है, ये आपका सेकंड ऑर्डर मिनिमा होता है, ये आपका थर्ड ऑर्डर मिनिमा होता है, और ऐसे ही चीजें आके चलती जाती है ना। मिनिमास की बात करी जाए तो आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम कितने ऑर्डर का मिनिमम पॉसिबल है। चलिए 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से जवाब दे दीजिए। आई गेस
सिंपल, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्या मैं सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न के मिनिमा की कंडीशन पता है क्या? बस वो कंडीशन लगाओ, और जब आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमा की पूछी जाए या मिनिमा की पूछा जाए, है ना, तो जब भी आपसे चीजें मैक्सिमाइज करे जाए तो उसमें जो वेरिएबल होता है ना, उसको मैक्सिमाइज कर दो बस। जैसे अगर मैं बात करूं तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि सर फॉर अ सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न जो मिनिमा की जो पोजीशन होती है वो गिवन है बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा से। बी क्या होती है बेटा? बी ये थिकनेस होती है, स्लिट विड्थ होती है। स्लिट विड्थ तो आपको गिवन है 10 माइक्रोमीटर, है ना। थीटा भी आपको गिवन है, एन भी आपको गिवन है, लैम्डा। अब आपको एन को मैक्सिमाइज करना है। एन, तो एन की वैल्यू क्या है सर? बी साइन थीटा बाय लैम्डा। अब आपको एन को अगर मैक्सिमाइज करना है तो इसमें वेरिएबल क्या है सर? बी इज अ फिक्स क्वांटिटी, लैम्डा इज अ फिक्स क्वांटिटी, सिर्फ थीटा ही तो मैक्सिमाइज कर सकते हो। थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 होती है। तो यहां से अगर मैं एन मैक्स की वैल्यू की फाइंड आउट करूं तो कितना हो जाएगा? बी की वैल्यू सीधा 10 माइक्रोमीटर, और जो आपके पास वेवलेंथ थी वो थी 0 पॉइंट। आपका टाइम खत्म हो चुका है, टाइम्स अप। तो ये थी आपके पास, आपके टाइम्स अप होने से पहले ही मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इजी क्वेश्चन है तो मुझे लगता है कि सब लोगों ने पहले ही कर लिया होगा। माइक्रोमीटर से माइक्रोमीटर का कैंसिल आउट होता है, बिल्कुल। 10 डिवाइडेड बाय 0.63, तो क्या ये हो जाएगा 10 1 2 3 डिवाइडेड बाय 630। क्यों भाई? ये वैल्यू कितनी आती है बेटा? अगर कैलकुलेट करो 10,000 डिवाइडेड बाय 630 तो वैल्यू आती है 15.87। कितना? 15.87। तो आपके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? साफ साफ बताओ। क्या है? ऑप्शन डी 15 इज योर आंसर। जरा सोचो। इसमें एक बात आप हमेशा याद रखना कि अगर ये मान लो 16 भी आपका ऑप्शन होता, लेट्स सपोज यू आर हैविंग ऑप्शन 16 आल्सो एज अ ऑप्शन इन योर एमसीक्यू, या फिर आपसे एनईटी में पूछा होता मैक्सिमम ऑर्डर बता दीजिए, तो आंसर कभी भी 16 नहीं हो सकता। आपको इसे क्लोजेस्ट इंटीजर के पास नहीं ले जाना होता। जब आप मैक्सिमम की बात करते हो तो आपको देखना होता है कि मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आप 16 लोगे तो उसके लिए साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ मिनिमा जो होगा वो बेटा 15 ही होने वाला है ऑलवेज, चाहे वो आपका एनईटी हो चाहे वो आपका एमसीक्यू हो, ऑलवेज लेस देन 16 इज ऑलवेज 15। ओके, आई गेस ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। चलिए मूविंग अहेड द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को सब लोग अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। दोबारा से आपको मैं 3 मिनट का टाइम देता हूँ। ये आपका बेटा डैम्पिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, सब लोग आराम से ट्राई करेंगे और फिर जवाब देंगे। 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ये बेटा आपका एमएसक्यू क्वेश्चन है। कैसा है? एमएसक्यू। आप ये देखो, ये सारे ही के सारे क्वेश्चन आपके 2019 एक अकेले पेपर के हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स से। चलिए ट्राई करिए सब लोग। यस, क्या होगा सर बेटा? यार सोचो, फॉर अ अंडर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर विद वेलोसिटी v, आपसे कुछ चीजें बताई गई हैं, पूछी गई हैं, बताई गई हैं, जैसा भी आप सोचो। द रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन वेरीज लीनियरली विद vt, द रेट ऑफ एनर्जी वेरीज स्क्वायर टू vt। तो इतना तो समझ आ गया ए और बी कैसे स्टेटमेंट्स है, अपोजिट स्टेटमेंट्स है, तो इन दोनों में से एक ही सही होने वाला है। For reduction in the oscillator frequency compared to the undamped case is independent of Vt। यानी ये जो आपकी ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी है, अगर आप इसको रिडक्ट कर दो कंपेयर टू अनडैम्प्ड केस, तो जो इंडिपेंडेंट ऑफ Vt हो जाएगा। और लास्ट में है फॉर वीक डैम्पिंग एम्पलीट्यूड डिकेज एक्सपोनेंशियली टू जीरो। फॉर वीक डैम्पिंग जो एम्पलीट्यूड है इट डिकेज एक्सपोनेंशियली टू जीरो। चलिए सारे क्वेश्चंस आपके सामने, ट्राई करिए कि क्या आंसर होने चाहिए। अंडर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन हमको पता है क्या? क्यों भाई? अंडर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन हमको पता है। अगर इक्वेशन पता है तो उसमें हम वेलोसिटी की वैल्यूज लगा सकते हैं, एनर्जी डिसिपेशन की वैल्यूज लगा सकते हैं, ये सारी चीजें हम लगा सकते हैं। क्या पावर डिसिपेशन की वैल्यूज लगा सकते हैं? यस और नो? चलिए ट्राई करिए आप इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं सोल्यूशन करता हूँ। आई गेस हो सकता है आपको इस क्वेश्चन में 3 मिनट से ज्यादा का भी टाइम लग जाए, तो इट इज अंडरस्टैंडेबल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
बेटा आपको कोई भी क्वेरी या कोई डाउट आता है ना, तो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, सो दैट मैं बाद में देख के इसका रिप्लाई कर सकूं। अभी लाइव नहीं, जब ये वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद, बिकॉज इट इज अ रिकॉर्डेड सेशन ना। चलिए बेटा आंसर करिए। सब लोग ट्राई करिए एटलीस्ट। अगर मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं, तो जो डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन होती है x, इट इज रिटन एज a एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस गामा टी, या आर टी भी लिखा होता है किसी किसी बुक में, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। चलिए बेटा 3 मिनट तो आपके हो चुके हैं, आई होप आप लोगों ने आंसर करा होगा। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस तरह से गिवन होता है ना। अगर यहीं से मैं वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, तो वेलोसिटी क्या होती है सर, हमेशा डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। ए एज इट इज आएगा एक्सपोनेंशियल पावर, अब ये तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, तो फर्स्ट इंटू सेकंड करके अपने को करना पड़ेगा ना। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसी तरह से सॉल्व करते थे। तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू, जरा देखो। फर्स्ट एज इट इज ई रेस टू पावर माइनस गामा टी एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो एक कॉस ओमेगा टी आ जाएगा प्लस फाइव, और कॉस ओमेगा टी में से दोबारा डिफरेंशिएशन ओमेगा टी प्लस फाइव का करोगे टी के रेस्पेक्ट में, तो ओमेगा आएगा, सही है। प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एज इट इज, और यहाँ जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ई रेस टू पावर माइनस आर टी, और माइनस आर कॉन्स्टेंट आएगा क्या, सोचो, पक्की बात है, हाँ के ना। हाँ सर। अच्छा, तो सर इसकी अगर बात करें तो ए ई रेस टू पावर माइनस आर टी अगर हम कांस्टेंट ले लें, ठीक है, तो क्या बचेगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, यस और नो। क्योंकि सर गामा जो ये वैल्यू होती है बहुत स्मॉल होती है, कैसी होती है, बहुत स्मॉल, अगर डैम्पिंग कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं ना गामा, तो वो बहुत छोटा होता है। तो ये छोटी सी वैल्यू जब इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी ना, और ये वैल्यू भी आपकी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है, तो इस पूरे को ये अप्रोक्सीमेटली जीरो कर देगी। तो वेलोसिटी की जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होती है वो ये होती है। हम आगे वाली जो वैल्यू है ना उसको लेते नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्या है, अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि इट इज वेरी लो और स्मॉल। तो वी से कि दिस होल क्वांटिटी विल कंट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली जीरो विद रेस्पेक्ट टू द रेस्ट ऑफ द टर्म। तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, इसको निग्लेक्ट कर देंगे। निग्लेक्ट करने के बाद वेलोसिटी की टर्म आपके पास ये आती है, ए ई की पावर माइनस आर टी ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा बेटा एनर्जी क्या होगी जरा सोचो, एनर्जी क्या होने वाली है, एनर्जी इज बेसिकली गोइंग टू व्हाट, 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी प्लस स्ट्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी, आके ना, पक्की सी बात है, यस और नो। अब यहाँ आप v की वैल्यू और x की वैल्यू जरा यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, एक में देखो बाकी सब तो कांस्टेंट है, a e की पावर आर टी, ए e की पावर आर टी, यहाँ साइन है वहाँ कॉस है, ठीक है। तो अगर ये वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करो तो 1/m, तो सबसे पहले मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, फिर मैं करूंगा v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर e की पावर माइनस ट्वाइस आर टी ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, और दूसरी वाली टर्म क्या हो जाएगी आपके पास, सेकेंड टर्म विल बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा इसमें आपके साथ ओमेगा का मल्टीप्लाई था ना, ओमेगा एक्स स्क्वायर, तो ये चीज तो सेम आने वाली है ना। तो ये आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर ए की पावर माइनस टू आर टी ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वैल्यू आएगी, यस और नो, जरा सोचो, दिखा रही है आपको, आप देखो क्या हो रहा है बेटा, हाफ एम बाहर लिया, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो ओमेगा स्क्वायर तो मैंने यहाँ एज इट इज लिख लिया, और एक्स स्क्वायर की जगह ऊपर जो वैल्यू थी वो सब्स्टिट्यूट कर दी। तो सर यहाँ से अगर इस पूरे को कॉमन ले तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये तो सीधा सीधा 1 हो जाएगा, तो 1/2
एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ई पावर माइनस ट्वाइस आर टी कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो कि 1 हो जाएगा। ठीक है क्या? सो दिस इज योर एनर्जी। एनर्जी कैसे आपकी जो है वेरी कर रही है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है क्या? देखो अब यहां एक बार हम पावर डिसिपेशन की बात करें, किसकी बात करें? पावर डिसिपेशन की। पावर डिसिपेशन ये चीजें मैं आपको समझा समझा के कर रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है। अगर मैं डायरेक्ट पेपर में अटेम्प्ट करूंगा तो ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो आपको अगर लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है तो इतना टाइम नहीं लगता है। तो पावर क्या हमें हमेशा से पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है। क्यों भाई? जितनी जल्दी आप अपनी एनर्जी को खर्च कर सकते हो उतनी ज्यादा ही आपके अंदर पावर है। तो आपने क्या करता है 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर तो सर कांस्टेंट था, ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है, क्वांटिटी बच गई ई की ई रेज़ टू पावर माइनस 2 पाई टी। इसको आपने डिफरेंशिएट करा तो डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा -2 RT एंड माइनस का 2 R। यस और नो? 2 से 2 चाहो तो काट दो तो पावर बेसिकली कितनी आ जाएगी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस 2 RT एंड R। क्या दिस इज गोइंग टू बी योर पावर वैल्यू? यार यहाँ पर एक चीज मिल रही है मुझे ए ओमेगा। क्या आपको याद है ए ओमेगा क्या होता था? क्या सर अगर थोड़ा सा भी मुझे वेव याद है तो ए ओमेगा क्या आपकी वेलोसिटी होती थी, v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा, हाँ के ना? तो क्या मैं बोल सकता हूँ पावर इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर? कैसा बोलना सही है? तो सर आपके पास जो वैल्यूज थी जरा देखो, रेट ऑफ पावर डिसिपेशन, यार ये रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन, यार ये पावर ही तो हो जाएगा। रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन पावर होता है ना, वेरीज लीनियर विद बी और वेरीज स्क्वायर विद बी। तो सर ये स्टेटमेंट सही हो चुका है, ये गलत हो चुका है क्योंकि वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, ए और ओमेगा के स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। यस और नो? कितनी बात समझ आई? हाँ के ना? ये पक्की सी बात है। अच्छा अब बाकी स्टेटमेंट देखो क्या है। सी स्टेटमेंट जो डी स्टेटमेंट, फॉर वीक डैम्पिंग द एम्पलीट्यूड डिकेज एक्सपोनेंशियली टू जीरो। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है ना, अगर इस डिस्प्लेसमेंट में डिके एक्सपोनेंशियली टू जीरो हो रहा है, इतनी तो बात क्लियर है। तो सर डी ऑप्शन सही है क्या? जरा सोचो, एक्सपोनेंशियल माइनस डिके है ना, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस गामा टी। तो विद रिस्पेक्ट टू टी क्या हो रहा है, आपका जो एम्पलीट्यूड है वो एक्सपोनेंशियली डिके करता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है सर। अच्छा थर्ड एक बार चेक करो, थर्ड क्या कह रहा है, द रिडक्शन इन द ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी कंपेयर टू अनडैम्प्ड केस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वीटी। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, अनडैम्प्ड ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट, ये होती थी, है ना? ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सर ये इंडिपेंडेंट ऑफ टी है क्या? टाइम पे डिपेंडेंट तो ये है नहीं, है ना? जो आपकी अनडैम्प्ड ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी क्या है सर? दिस अनडैम्प्ड ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी इज रिटन एज, sorry about that, तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी रिटन एज ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। तो जो ऑप्शन सी है आपका इंडिपेंडेंट ऑफ टी, ये भी आपका करेक्ट हो गया है। तो आंसर्स कौन कौन से सही है बेटा? बी सी एंड डी। ऑप्शन बी सी एंड डी आर करेक्ट। ओके, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा और आपका आंसर भी सही होगा। आंसर सही था तो थम्स अप, और एक्सप्लेनेशन समझ आ गया तो भी थम्स अप कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आफ्टर कंप्लीटिंग द वीडियोस डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको पूरे पूरे 3 मिनट दिए जाते हैं। चलिए आपको 3 मिनट का टाइमर मैं ऑन करता हूँ, स्टार्ट करिए बेटा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ए ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट है, प्लेस्ड एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। सबसे पहले तो ध्यान दे रहा है कॉनकेव है,
और उससे भी ज़्यादा ध्यान देना मिरर है, तो मिरर और लेंस इक्वेशंस अलग अलग होती हैं, दोनों को मिक्स मत करना बिल्कुल भी, कदापि ये गलती नहीं होनी चाहिए। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। आपसे पूछा हाइट ऑफ द इमेज क्या होने वाली, काफी इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आराम से 3 मिनट में हो जाना चाहिए, सब लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग नाउ, स्टार्ट सॉल्विंग नाउ। चलिए इजी क्वेश्चन है वाला काफी। सर मैं बताया क्या पूछा गया, इट इज अ कॉनकेव मिरर, है ना, और आपसे बोला गया हाइट ऑफ द इमेज बता दीजिए बस। आपको क्या क्या गिवन है, आपको ऑब्जेक्ट हाइट गिवन है 2 सेंटीमीटर, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है 30 सेंटीमीटर, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 40 सेंटीमीटर, या मैं बोल सकता हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है तो क्या फोकल लेंथ गिवन है, दैट इज गोइंग टू बी 20 सेंटीमीटर, है ना। ऐसे तो करते थे ना, यही तो रिलेशन होता था रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ में। अब आपसे पूछा गया है कि इमेज हाइट बता दो। यार अगर u गिवन है और f गिवन है तो क्या v की वैल्यू फाइंड आउट करी जा सकती है, हाँ बिल्कुल करी जा सकती है। और मुझे पता है मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू और i बाय ओ। तो यहां से आपको इमेज हाइट जो होगा क्या माइनस वी बाई यू टाइम्स ऑब्जेक्ट हाइट करके आंसर आ जाएगा क्या। अच्छा एक बात बस याद रखना, कौन सा लेंस है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर कैसा होता है, क्यों भाई याद है क्या हल्का फुल्का, कॉनकेव मिरर किस तरह का होता है आपका। लेट सपोज ये आपका मिरर है, ठीक है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी थी 40 सेंटीमीटर, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो फोकल लेंथ ऑब्वियसली सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में हाफ डिस्टेंस, यहाँ पर आपकी फोकल लेंथ होगी, दिस इज योर पोल। तो सर इसे इसकी जो फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, सर पोल से लेफ्टवर्ड साइड है तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव होने वाली है। और ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर रखा जाता है, यानी इन दोनों के बीच में, यहाँ पर टाइम जब हो चुका है बेटा, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा जाता है ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट भी क्या नेगेटिव लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि ये भी पोल के लेफ्टवर्ड साइड है। तो सर मिरर इक्वेशन अगर मैं लगा दूं, क्या लगाऊं, मिरर इक्वेशन, क्या है मिरर इक्वेशन, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। यही लेंस होता है तो माइनस साइन आ जाता है बीच में, बस इतना सा फर्क है। v मुझे पता नहीं कहाँ है, u मुझे पता है माइनस का 30 सेंटीमीटर पर है, और f मुझे पता है माइनस का 20 सेंटीमीटर पर है। तो 1/v की वैल्यू मुझे पता है माइनस का 1/20 प्लस का 1/30। तो 1/v की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 60, अगर यहाँ से कॉमन ले लिया जाए, ठीक है, -60 अगर यहाँ से कॉमन ले लिया जाए तो ऑब्वियसली आंसर क्या आ जाएगा सर, ये वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2, यस और नो। तो जो v की वैल्यू आ जाएगी, क्या आपको v की वैल्यू दिखाई दे रही है माइनस का 60 सेंटीमीटर, समझ आए ना, माइनस का 60 कॉमन लिया ना, 20 और 30 में से कॉमन लोगे तो 60 कॉमन नहीं आएगा, माइनस का 60 कॉमन आएगा। और माइनस का 20 डिवाइड बाय माइनस का 60 बेसिकली 3 होता है, तो 3 ऊपर आएगा। 30 डिवाइड माइनस का 60 डिवाइड बाय 30 करोगे तो माइनस का 2 होता है, ऑल दो पॉजिटिव साइन था लेकिन माइनस का 2 से माइनस कर देगा, 3 माइनस 2 1 होता है। तो वेलोस जो आपको फाइनल इमेज मिलेगी वो माइनस का 60 सेंटीमीटर यानी लेफ्ट टू द पोल मिलेगी। इतनी बात क्लियर हो गई क्या, जरा सोचो, पक्की सी बात है, आर वी गुड, सॉरी अबाउट दैट, हाँ सही हो गया। अच्छा तो सर इस तरह से हमारे को v की वैल्यू मिल चुकी है। अगर v की वैल्यू मिल चुकी है, अब दोबारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करो, तो यहां से जो मेरे पास i बाय ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू था, वहां से इमेज हाइट जो हो जाएगी माइनस का v बाई यू करके o से मल्टीप्लाई करना है आपको, माइनस एडिसिस v वैल्यू -60 है, u वैल्यू माइनस का 30 पर था, o वैल्यू सर 2 सेंटीमीटर था। तो क्या इमेज हाइट आपको साफ साफ माइनस का
4 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है। क्यों भाई? इमेज हाइट क्या माइनस का 4 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है। आपसे आंसर में क्या पूछा गया था? हाइट ऑफ द इमेज। तो बेटा एनईटी आंसर है, तो ऑब्वियसली आंसर माइनस का 4 आएगा, 4 नहीं आएगा। आपको वहां पे माइनस साइन, जो आपका एग्जाम होता है, एग्जाम में आपको माइनस साइन सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, तो -4 विल बी द आंसर। अगर किसी ने 4 आंसर लिखा तो आंसर गलत हो जाएगा, पहले ही जान लो। -4 विल बी द आंसर, ठीक है, क्योंकि साइन कन्वेंशन के साथ लिखना है। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। इस क्वेश्चन को ट्राई करो सारे लोग। इसके लिए फिर से आपको देखो, तुम देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, 3 मिनट का टाइम है, स्टार्ट हो चुका है टाइमर। बताइए, इजी क्वेश्चन है इंटरफेरेंस का। सेवेंथ ब्राइट फ्रिंज ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ वेवलेंथ ऑफ 550 नैनोमीटर शिफ्ट to the central maxima after covering two slits with two sheets of different refractive index n1 and n2 but have same thickness of 6 micrometer. The value of n1 minus n2 का मॉडुलस इज। थोड़ा सा आपको इस चीज में ध्यान देना पड़ेगा। कह क्या रहे हैं बेटा? वो बोल रहे हैं कि सर आपके पास जो ये होता था ना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आपको अगर याद हो तो इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब आप एक माइका शीट रख देते थे किसी एक उसके आगे, किसी एक स्लिट के आगे, लेट सपोज आपका S1 स्लिट है या S2 स्लिट्स है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है। यहाँ से एक लाइन जाएगा जो आपके स्क्रीन पर जाएगा, और स्क्रीन पर आपको मिड पे मिलता था सेंट्रल मैक्सिमा। अगर यहाँ पर आगे आप एक शीट रख देते थे ऑफ थिकनेस t एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 एंड थिकनेस t, तो वो शीट क्या कर देती थी कि सर जो यहाँ पर आपका सेंट्रल मैक्सिमा बनता था ना, इसको ऊपर शिफ्ट करती थी। अगर आपका n1 शीट है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और थिकनेस t की, सिमिलरली अगर आपने S2 स्लिट के आगे अगर आपने कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 और थिकनेस t का अगर आपने शीट रखा, तो ये क्या करता था? ये आपके सेंट्रल मैक्सिमा को डाउनवर्ड शिफ्ट करता था। ये हमने पढ़ रखा है ना कि अगर आप ऊपर अपर वाले के ऊपर शिफ्ट करोगे तो कहाँ शिफ्ट करेगा? अपवर्ड शिफ्ट करेगा। लेकिन अगर आपने डाउनवर्ड के सामने अगर स्लिट रखी है तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा। अब वो बोल रहा है मैंने दोनों के सामने शीट रखी, दोनों का थिकनेस सेम है, मुझे ये बताओ कि क्या n1 और n2 की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए सो दैट थिकनेस दोनों की सेम है, सेवेंथ ब्राइट फ्रिंज वेवलेंथ दिस शिफ्ट टू सेंट्रल मैक्सिमा। मतलब सेवेंथ ब्राइट फ्रिंज जो है वो आपका सेंट्रल मैक्सिमा बन जाता है, यानी ये शिफ्ट हो के सेवेंथ ब्राइट फ्रिंज पर पहुंच जाता है। ऊपर भी जा सकता था और नीचे भी जा सकता, कहीं पर भी, बट सेवेंथ ब्राइट फ्रिंज पर पहुंच जाता है आपका सेंट्रल मैक्सिमा जब आपने दोनों स्लिट्स को सेम थिकनेस के n1 और n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की माइका शीट से जो है रोक रखा है, या उनके आगे माइका शीट लगा रखी है। अब आप मुझे बताओ कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होना चाहिए? सही है क्या? सर एक बात सोचो, क्या मुझे पता है, टाइम्स अप, एक बात सोचो, क्या मुझे पता है जब भी कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n का t थिकनेस का एक शीट लगाई जाती है तो इट्स प्रोवाइड्स अ पाथ डिफरेंस ऑफ म्यू माइनस 1 t। ठीक है, लेट्स सपोज इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में म्यू बोल देता हूं। क्यों भाई? अगर ऐसा होता है तो सर ये म्यू माइनस 1 t इतना पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस करता है, पक्की सी बात है। हाँ, अब मेरे पास दो शीट्स है, एक ऊपर एक नीचे है, तो ऑब्वियस सी बात है एक का पाथ डिफरेंस पॉजिटिव लो, दूसरे का नेगेटिव लो, टोटल पाथ डिफरेंस जो होगा क्या वो सेवेंथ ब्राइट फ्रिंज के इक्वल होना चाहिए? हाँ, तो मैंने क्या करना है, इनडायरेक्टली आई हैव टू डू n1 minus 1 टाइम्स t माइनस n2 minus 1 टाइम्स t इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज द टोटल पाथ डिफरेंस जो होगा आपके पास, जो टोटल पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस करा जाएगा, क्या वो यही होगा? यस और नो? और दिस शुड इक्वल टू व्हाट? सेवेंथ मैक्सिमा, 7 लैम्डा।
अगर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि सर हमारे पास डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा होता था और उसके बाद ये पाथ डिफरेंस में आपको ये पाथ डिफरेंस ऐड करना चाहिए था, तो एक बात याद रखो, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है दोनों वेव्स के बीच का, वो हमेशा क्या होता था, जीरो होता था। यस और नो? क्योंकि थीटा वैल्यू जीरो होती थी, साइन जीरो जीरो हो गया। तो जब आप सेंट्रल मैक्सिमा, सेवेंथ ब्राइट पर सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है ना, तो वो जो कंट्रीब्यूशन है डी साइन थीटा वाला, वो तो बेटा खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन जो बचेगा किसका बचेगा, वो इन स्लिट की वजह से बचेगा, जो आपके ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वाले है ना, ये जो शीट है उसका कंट्रीब्यूशन बचेगा। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, n1 माइनस n2, ये माइनस का टी, ये प्लस का टी, तो दोनों टी आपस में क्या कैंसिल हो रहे हैं, क्यों भाई, ये माइनस का टी है और ये भी माइनस का टी, तो माइनस का 2t हो जाएगा सर, है ना, n1 माइनस n2 माइनस का टी एंड माइनस का टी, तो माइनस का 2t इज इक्वल्स टू व्हाट, 7 लैम्डा। या फिर एक काम कर सकते सर, इस पूरे से ना टी कांस्टेंट कॉमन लेके ना बाहर भेज देते हैं, है ना, वो ज्यादा बेटर हो जाएगा। क्या करते हैं, इस पूरे से ना टी कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी टी है यहाँ भी टी है, तो टी कॉमन ले लेते हैं। हाँ, तो n1 माइनस वन माइनस n2 माइनस वन, पूरे से ले लो टी कॉमन, इज इक्वल्स टू व्हाट, 7 लैम्डा डिवाइडेड बाई टी। ऐसा कर दे तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, क्यों भाई, सही है ना, अच्छी बात है, कोई परेशानी तो नहीं है। हाँ, तो यहां से क्या आ जाएगा, n1 माइनस वन माइनस n2 प्लस वन, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 7 लैम्डा बाई टी, माइनस प्लस तो कैंसल, तो n1 माइनस n2, ये जो वैल्यू आपसे पूछी गई थी ये क्या है, 7 टाइम्स वेवलेंथ डिवाइडेड बाय थिकनेस। वेवलेंथ कितनी यूज करी गई थी, ये यूज करी थी 770 नैनोमीटर, 550 नैनोमीटर, और जो थिकनेस थी आपकी माइका शीट की वो थी आपकी बेटा 6 माइक्रोमीटर, तो 6 इंटू 10⁻⁻6, और नैनो को कर देता हूँ -9 में, जरा ये वैल्यू जरा देखो क्या आने वाली है, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 7 मल्टीप्लाई 550 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 इक्वल्स टू डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, ये वैल्यू बेटा आती है 0.6417, 6666 है, तो 7 कर दो, या फिर अगर आप, आपसे पूछा कहां तक पूछा गया था सर, हमसे पूछा गया था 2 डेसिमल प्लेस तक आपको राउंड ऑफ करना है, तो वैल्यू आएगी 0.64 n1 माइनस n2 के मैग्नीट्यूड की। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें आपको नहीं लगी होगी। अच्छा, किसी के दिमाग में अगर ये डाउट आ रहा हो ना कि सर दोनों का पाथ डिफरेंस ऐड क्यों नहीं करा, सब्ट्रैक्ट क्यों करा है, आती है चीज दिमाग में, ठीक है, तो बेटा एक चीज याद रखो कि जब ऊपर वाली माइका शीट में लगाया जाता है तो वो आपके स्प्लिट को, जो सेंट्रल फ्रिंज है उसको ऊपर शिफ्ट कर रहा था, नीचे वाला नीचे शिफ्ट करता है, अगर आपको याद हो थोड़ा सा। तो अगर आपने जब दोनों लगा रखे होंगे तो एक ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, एक नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो जो नेट आप बोल रहे हो कि नेट या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का माइनस होके ही रिजल्टेंट जो होगा वो 7 लैम्डा के इक्वल होगा। यस और नो, पक्की सी बात है। चलो, आई होप समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो दोबारा से कमेंट कर देना वीडियो एंड होने के बाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा देखो, फोकस करो, एंड दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2019 पीवाईक्यू सेशन। एक बार जल्दी से सब लोग बता दीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस फिर से आपको मैं आपको 3 मिनट का टाइम देता हूँ, एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। टाइमर स्टार्ट हो चुका बेटा। लाइट ऑफ वेवलेंथ 680 नैनोमीटर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिव having 4000 lines per centimeter, the diffraction angle in degree corresponds to the third order maxima is। आपको एंगल पूछा है और एंगल भी आपको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करके पूछा गया है, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए बेटा इस क्वेश्चन को। क्या मुझे बहुत अच्छे से पता है, अगर मैं बात करूं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की, तो a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा वाज माय डिफ्रैक्शन मैक्सिम, जो डिफ्रैक्शन की जो कंडीशन होती थी वो इस तरह से गिवन होती थी, यस और नो, डिफ्रैक्शन मैक्सिमा की।
बेटा ग्रेटिंग में मुझे क्या मिलता था, ग्रेटिंग में मुझे इस तरह के वो मिलते थे, है ना, और इसके बीच में आपको बहुत सारे क्या मिलते थे, मैक्सिमाज मिलते थे, ऐसे ही मिलता था ना, हाँ के ना। इसमें जो ये वाली क्वांटिटी है, ये मैक्सिमा वाली, ये प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करी जाती है ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि कौन सा फॉर्मूला किसका है। डिफ्रैक्शन के मैक्सिमा का फॉर्मूला है ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, क्योंकि इसमें आपके पास दो पैटर्न है ना, तो दोनों पैटर्न्स में डिफ्रैक्शन मैक्सिमास, ये आपका डिफ्रैक्शन है जो नीचे अंदर वाला, ये आपका इंटरफेरेंस पैटर्न है, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन के मैक्सिमा का जो फंक्शन होता है वो होता है ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। ए प्लस बी क्या होता है बेटा, अगर आपको याद हो हल्का फुल्का तो मैं थोड़ा सा याद दिला दूं। इस तरह से आपकी स्लिट होती थी ना, ऐसे बहुत सारी स्लिट्स हैं, तो बी होता था आपका ओपन स्पेस और ए होता था आपका ओपेक स्पेस। तो ऐसे बहुत सारी वैल्यूज चल चल के आपको टोटल विड्थ मिला करती थी, अगर आपको याद हो तो। और मैंने आपको बताया था ए प्लस बी मल्टीप्लाई कैपिटल एन इज द टोटल विड्थ ऑफ योर स्लिट, जो कि कांस्टेंट होने वाली है ना। तो जब भी आप ए प्लस बी की बात करते हो और इसको आप यूनिट मान के चलते हो, ठीक है, यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ की ग्रेटिंग की बात करी जाती है। जब भी ग्रेटिंग की विड्थ ना दी जाए, आप हमेशा इसको कितना मानोगे, यूनिट लेंथ मानोगे। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या 1/n हो जाएगी, विच इज इक्वल्स टू 1/4000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा, यस और नो, तो 10⁻⁻² ऊपर चला जाएगा। अगर इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करना चाहो तो ए प्लस बी की वैल्यू ये होगी। अब मुझे बस उसको वहां सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू वॉट, एन लैम्डा। एन की वैल्यू उन्होंने बोला है कि थर्ड ऑर्डर की बात करो, वेवलेंथ उन्होंने बोला है कि 680 नैनोमीटर्स की बात करी जा रही है ना। टाइम्स अप। आई होप आप सब लोगों ने आंसर कर दिया होगा कमेंट सेक्शन में। साइन थीटा और ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही है सर, ए प्लस बी की वैल्यू 4000 10⁻⁻², है ना। यहां से अगर मैं आपसे साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करवाऊं तो वैल्यू आ जाएगी, इस 4000 का मल्टीप्लाई होगा 10⁻⁻², यहाँ जाके +2, तो बेसिकली ये पावर 2 कट जाएंगी, तो ये बेसिकली बचेगी -7 पावर बचेगी। 4000 का मल्टीप्लाई उससे करोगे तो बेसिकली आपके पास आएगा 3 × 680 × 4000 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 0.544। और इसका आप इनवर्स अगर लोगे तो बेसिकली थीटा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स ऑफ दिस आंसर विच इज गोइंग टू बी 32.956। आपसे 2 डेसिमल प्लेस तक पूछा गया था, मैंने सही करा है ना, लेट मी चेक वंस अगेन। 680 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4000 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, सॉरी ये 0.544 नहीं है, हमने मल्टीप्लाई नहीं करा था उसका, दिस इज गोइंग टू बी 0.816। और इसका अगर मैं साइन इनवर्स करूं इस आंसर का तो वैल्यू आती है 54.686। अगर 2 डेसिमल प्लेस तक आपको राउंड ऑफ करना है तो इसको 69 कर दोगे, ठीक है। आप आई होप आपको ये दिख गया होगा, ठीक है, ओके एवरीवन। तो 54.69 डिग्री इज योर आंसर, ठीक है, 54.69। सो आई होप ये पूरे का पूरा सेशन आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करे होंगे। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप आराम से। और थोड़ा सा अगर आपने अभी तक मेरी प्रोफाइल को लाइक नहीं करा है अकेडमी पे तो जल्दी से जाके प्रोफाइल लाइक कर दो। अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो PGS10 कोड लगा के प्लस सब्सक्रिप्शन जरूर लेना अगर आपको समझ आता है तो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस सेशन। दिस इज प्रशांत गुप्ता साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर एंड लव फिजिक्स।